अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम मार्क्सिज्म को अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि मार्क्सिज्म एज अ लिटरेरी थ्योरी क्या चीज़ है और इसके जो बेसिक प्रीमिसेस हैं वो क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जब हम अपनी सोसाइटी के अंदर या माशरे के किसी भी तबके को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। अब ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है इसकी वजह से सोसाइटी के अंदर बहुत सारी ईवल्स क्रिएट हो चुकी हैं, यानी जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ थी, जो कि डिग्निटी थी, सेल्फ रिस्पेक्ट थी, लॉयल्टी थी, उनको रिप्लेस कर दिया वेल्थ बेस्ड सिस्टम ने। यानी अब सोसाइटी के अंदर आपके पास जितनी भी वेल्थ है, जितना भी पैसा है, आपकी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस और वैल्यू है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका सोशल स्टेटस उस लिहाज से उतना ही ज़्यादा लो होगा। तो पैसा जो है और मटीरियलिस्टिक पोजेशंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कंसीडर किए जाते हैं मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। अब मार्क्सिज्म या मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म क्या करता है, ये क्वेश्चन पैदा होता है। मार्क्सिज्म या मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म एज अ टूल ऑफ रेजिस्टेंस है, जो कि इस किस्म का जो सिस्टम है कि जिसके अंदर इंसान की जो डिग्निटी है या बेसिक वैल्यूज़ हैं उसकी कदर नहीं की जाती, रादर उसकी वेल्थ और मटीरियलिस्टिक पोजेशंस की कदर की जाती है। तो मार्क्सिज्म एज अ टोकन ऑफ रेजिस्टेंस एक्ट करता है कि जो ऐसा निज़ाम जो कि मटीरियलिज्म पे बेस करता है उसे वो अपोज करता है। अब जो मार्क्सिज्म है, जो दो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल और थिंकर्स और फिलोसफर्स हैं उनके आइडियाज़ पे बेस करता है। मार्क्सिज्म का नाम जो है वो कार्ल मार्क्स से लिया गया। उनके जो मेजॉरिटी आइडियाज़ हैं उनके ऊपर बेस करता है और टू लेसर एक्सटेंट वो फ्रेडरिक एंजल्स के आइडियाज़ के ऊपर भी बेस करता है। अब जो फंडामेंटल प्रीमिसेस हैं मार्क्सिज्म के उसे हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब मार्क्सिज्म है उसके अंदर हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। मार्क्सिज्म कहता क्या है? मार्क्सिज्म ये कहता है कि माशरे के अंदर या सोसाइटी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उसका मकसद जो होता है इकोनॉमिक पावर गेन करना होता है। यानी सोसाइटी जो है वो वेल्थ या पैसे के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है। जितनी भी पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल या सोशो पॉलिटिकल या सोशो इकोनॉमिक जितनी भी एक्टिविटीज़ सोसाइटी के अंदर हो रही होती हैं, उनका जो मेन मोटिव होता है वो इकोनॉमिक पावर गेन करना होता है। अब दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो दिए मार्क्सिस्ट एनालिसिस में, वो बेस का कॉन्सेप्ट है, सुपर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। अब बेस और सुपर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम कि एक बिल्डिंग है, उसकी एक सर्टन बेस या फाउंडेशन होती है जिसके ऊपर बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है। यानी आप अगर किसी बिल्डिंग को देखें तो उसकी एक प्रॉपर फाउंडेशन होती है और उसके ऊपर मल्टीपल फ्लोर्स बनाए जाते हैं। तो जो मार्क्सिस्ट सोसाइटी होती है उसके अंदर जो बेस होती है वो क्या होती है? इकोनॉमिक्स होती है, यानी इकोनॉमी बेस होती है जिसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। या आसान ज़बान में समझ लेते हैं कि जो इकोनॉमी है वो बेस है कि जिसके ऊपर सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, उसकी सारी सोशल और पॉलिटिकल और हर तरह की एक्टिविटी उसी के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती है हमारे पास। अब जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर वो मटेरियल सर्कमस्टांसेस कहते हैं उसे। अब जो मटेरियल सर्कमस्टांसेस होते हैं उनकी वजह से जो सोशल, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एटमॉस्फेयर होता है उसे हिस्टोरिकल सिचुएशन कहा जाता है आपके पास। ठीक है, किसी भी सोसाइटी की प्रोडक्शन यानी किसी भी सोसाइटी की एक्टिविटीज़ को, इवेंट्स को समझने के लिए आपने क्या चीज़ें देखनी होती हैं? मटेरियल सर्कमस्टांसेस को देखना होता है और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस को देखना होता है। यानी जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सोसाइटी के किसी भी एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब जो मार्क्सिस्ट का पर्सपेक्टिव था वो सोसाइटी को दो ब्रॉडर डिवीजन में डिवाइड करता है। वन इज़ बॉर्जियोजी एंड द अदर वन इज़ प्रोलिटेरिएट। अब बॉर्जियोजी को हैव्स भी कहा जाता है और प्रोलिटेरिएट्स को हैव्स नॉट भी कहा जाता है। अब हैव्स या बॉर्जियोजी क्या होते हैं? बॉर्जियोजी बुनियादी तौर पर वर्ल्ड के तमाम रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। मेजॉरिटी ये एरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करते हैं। इनके बहुत वास्ट बिजनेसेस होते हैं और इनके पास वेल्थ की रेल पेल होती है। अब जो प्रोलिटेरिएट्स होते हैं वो सब स्टैंडर्ड कंडीशंस में रहते हैं और मैनुअल लेबर परफॉर्म करते हैं। यानी
उनका ताल्लुक़ मज़दूरी से होता है, वो मज़दूर पेशा लोग होते हैं, जैसे कि वो माइनिंग का काम करते हैं, फैक्ट्री वर्क करते हैं और डिच डिगिंग वगैरह करते हैं। अब होता कुछ इस तरीके से है कि जो बॉर्जियोजी है, जो अपर एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, वो जो लोअर क्लास है प्रोलेटेरिएट, उनकी एक्सप्लॉयटेशन करती है। ये जो बॉर्जियोजी है, जो अपर क्लास है, ये फैक्ट्री ऑनर्स हैं अगर, तो ये हायर करते हैं प्रोलेटेरिएट्स को और उनको एक्सप्लॉयट करते हैं, उनके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें नहीं देते हैं अपने प्रॉफिट्स गेन करने के लिए। जो लोअर क्लास है, जो इन्फीरियर क्लास जिसे वो समझते हैं, जो कि प्रोलेटेरिएट्स हैं, उनको वो एक्सप्लॉयट करके अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश कर लेते हैं। अब कुछ मार्क्सिस्ट जो हैं, जो मार्क्सिज्म के मानने वाले, एक बहुत ही आइडियल कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात करते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जो प्रोलिटेरिएट्स हैं, जो हैव नॉट्स हैं, उनके अंदर क्लास कॉन्शियस डेवलप हो जाएगी। वो क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप होने से क्या होगा कि वो उनके ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा है, जो उन पे प्रोलिटेरिएट्स एक्सप्लॉयटेशन रहे हैं, तो उसकी वजह से वो क्या करेंगे कि उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और उसके ख़िलाफ़ एज अ रेजिस्टेंस टूल वो एक्ट करना शुरू हो जाएंगे। अब उससे क्या होगा कि जो सोसाइटी है वो इक्वल हो जाएगी, इक्वालिटी पे बेस हो जाएगी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, यूटोपियन कॉन्सेप्ट है। इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारी सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर जो प्रोलिटेरिएट हैं, फिर बात करते हैं कि अगर जो प्रोलिटेरिएट हैं वो यूनाइट हो जाएं तो जो प्रिवेलेंट पावर स्ट्रक्चर है सोसाइटी के अंदर, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, उसको वो डिसमेंटल कर दें। लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता सोसाइटी के अंदर, क्योंकि बॉर्जियोजी ने तरीके से अपने पत्ते खेल रखे हैं सोसाइटी के अंदर के तमाम जो प्रोलिटेरिएट्स हैं वो इकट्ठे कभी एक पेज पर नहीं हो सकते। अब जो क्लास सिस्टम है अमेरिका का, उसको भी मार्क्सिज्म में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई और उसे भी इंटरप्रेट और एनालाइज किया गया। अब जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन थी बॉर्जियोजी और प्रोलेटेरिएट की, उन क्लासिफिकेशंस में जो अमेरिकन सोसाइटी थी उसे क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल था। यानी जो अमेरिकन सोसाइटी थी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि वो बॉर्जियोजी और प्रोलिटेरिएट्स में क्लासिफिकेशन कर सकें कि कौन सा जो तबका है वो बॉर्जियोजी के तौर पर एक्ट करता है और कौन सा तबका प्रोलिटेरिएट्स के तौर पर एक्ट करता है। तो एक अलग क्लास सिस्टम आ गया अमेरिका के अंदर, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि समटाइम्स होता कुछ इस तरीके से था कि जो छोटे बिजनेसमैन थे उनके जो प्रॉफिट्स होते थे वो लेस होते थे किसी बड़ी फर्म में काम करने वाले वर्कर्स के। तो जो वर्कर्स थे वो समटाइम्स जो ऑनर थे उनसे ज़्यादा पैसा कमाते थे, तो इस वजह से डिवीज़न जो थी वो थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो उसका क्या हल निकाला गया कि जो सोशो इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल था उसके बुनियाद पर जो सोसाइटी है या लोग थे उनको डिवाइड किया गया। तो ये डिवीज़न है, इसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो क्लास आती है अमेरिकन सोसाइटी के अंदर वो होमलेस क्लास आती है, जिसे हम अंडर क्लास कहते हैं। जो नंबर 2 है वो द पुअर क्लास आती है, जो कि लोअर क्लास होती है। उसके बाद फाइनेंशियली इस्टेब्लिश्ड लोग आते हैं जिसे मिडिल क्लास कहते हैं। देन आपके पास वेल टू डू क्लास आती है जिसे अपर क्लास कहा जाता है। और उसके बाद जो एक्सट्रीमली वेल्दी क्लास है जिसे एरिस्टोक्रेट्स या एरिस्टोक्रेटिक क्लास कहा जाता है। अब जो होमलेस होते हैं उनके पास कोई भी पोजेशंस नहीं होती मटेरियलिस्टिक, और उनकी जो इम्प्रूवमेंट की होप होती है वो भी बहुत कम होती है। अब नेक्स्ट क्लास है द पुअर। अब जो पुअर होते हैं उनके पास जो एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा लेस होती हैं, और उनके अंदर एक कांस्टेंट फियर होता है कि वो कहीं होमलेस क्लास में कन्वर्ट ना हो जाएं। अब जो फाइनेंशियली इस्टेब्लिश होते हैं उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, उनके पास ये भी प्रिविलेज होता है कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, वो अच्छा खा सकें, अपने जो बच्चे हैं उन्हें यूनिवर्सिटियों, स्कूल्स और कॉलेजेस में भेज सकें। यानी वो ज़िंदगी के जो मैक्सिमम प्रिविलेजेस हैं उन्हें वो इंजॉय कर सकते हैं। देन वेल टू डू क्लास आ जाती है। वेल टू डू अफोर्ड 2 और मोर होम्स एंड लग्जरी आइटम। अब जो वेल टू डू क्लास होती है वो फाइनेंशियली इस्टेब्लिश से एक स्टेप ऊपर होती है, यानी उनके पास अच्छे घर होते हैं, वो एक से ज़्यादा घर भी हो सकते हैं, उनके पास लग्जरी आइटम्स, लग्जरी कार्स होती हैं, और वो जो ज़िंदगी है उसको लग्जरीज़ में जीने पर वो बिलीव रखते हैं और उसे वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रीमली वेल्दी क्लास। एक्सट्रीमली वेल्दी क्लास वो होती है कि जो अपर एरिस्टोक्रेटिक क्लास होती है। अब इससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन्स होते हैं, फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं।
इंडो पाक सोसाइटी के अंदर हम देखें तो हमारे जो कुछ लोग हैं कि जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें या जागीरदार हैं कि जो कि हायर करते हैं लोअर क्लास के लोगों को, उनकी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो वो इसी एक्सट्रीमली वेल्दी क्लास में आते हैं। हमारे बलूचिस्तान की तरफ स्पेसिफ़िकली चले जाएं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वहाँ के सरदार, क्योंकि वो एक्सट्रीमली वेल्दी क्लास में एग्जिस्ट करते हैं, यानी वो बॉर्जियोज ही हैं। और जो वो लोकल्स वहाँ के जो हैं प्रोलिटेरियट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते हैं और उन्हें वो मज़ारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उनसे जो मैनुअल लेबर है वो परफॉर्म करवाते हैं। अंडर क्लास एंड मिडिल क्लास कैन बी ए विक्टिम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। अब ये पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी किसी सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक रिसेशन होती है तो बाकी तमाम जो क्लासेस हैं वो उससे बच जाती हैं, उन पर कोई असर नहीं होता। सिर्फ अंडर क्लास और मिडिल क्लास जो होती है वो इकोनॉमिक रिसेशन का उन पे बहुत शदीद असर होता है। यानी आप पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर देखें कि जब इकनॉमिकली हालात ख़राब होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो क्लास हिट होती है और अफेक्ट होती है वो आपके पास मिडिल क्लास होती है। और मिडिल क्लास पाकिस्तानी सोसाइटी में पिछले 10 साल का एनालिसिस करें तो बहुत ज़्यादा श्रिंक होती जा रही है। अब जो मिडिल क्लास है वो बुनियादी तौर पर वाइट कॉलर जॉब्स करती हैं, मेजॉरिटी वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब्स करते हैं और क्लरिकल जॉब्स वगैरह करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एज ए टीचर वो एक्ट कर रहे होते हैं। अब उनके पास क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशनलाइज सिक्योरिटी होती है, यानी उनके पास इंश्योरेंस प्लान होते हैं, पेंशन होती है और मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेंटिव्स और इंक्रीमेंट्स वगैरह होती हैं। यानी इंस्टीट्यूशन जो उनका इदारा है वो उनको वो फराम कर रहा होता है चीज़ें। अब जब इकनॉमिक रिसेशन आती है तो वो गवर्नमेंट का इदारा हो या वो कोई प्राइवेट इदारा हो तो लाजमी तौर पर उसके अंदर भी चीज़ें उस तरीके से मैनेज नहीं हो रही होती, उनको लॉसेस हो रहे होते हैं, तो वो डायरेक्टली जो है वो मिडिल क्लास हिट होती है और इफ़ेक्ट होती है जब इस तरह के मामलात पैदा होते हैं किसी भी सोशल सेटअप के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो प्रोलिटेरियट्स हैं या इकोनॉमिकली सप्रेस्ड हैं वो फाइट बैक क्यों नहीं करते, वो अपना हक क्यों नहीं मांगते, वो अपने हक के लिए खड़े क्यों नहीं होते। तो इसका जवाब जो है उसे हम देख लेते हैं। उसका जवाब है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या है, नज़रिया है। यानी ये नज़रिया है कि जो अपर क्लास है उसकी एक्सप्लॉयटेशन को बर्दाश्त करने पर मजबूर करता है लोअर क्लासेस को। The ideologies are usually employed by upper aristocratic class to usurp the basic economic rights of lower class। अब आइडियोलॉजीज़ होती हैं यानी कुछ आइडियाज़ होते हैं वो अपर एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो होती है उनका वो इस्तेमाल करती है ताकि जो लोअर क्लासेस होती हैं उनके जो इकोनॉमिक राइट्स हैं उन्हें वो यूज़र्प कर सकें, उन पर वो कब्ज़ा कर सके। अब आइडियोलॉजी क्या, आइडियोलॉजी बुनियादी तौर पर कुछ आइडियाज़ होते हैं, स्टडी ऑफ आइडियाज़। अब आइडियोलॉजी एक बिलीफ सिस्टम है जो कि कल्चर के ऊपर बेस करता है, यानी वो आपके कल्चर के प्रोडक्ट है, आपकी सोसाइटी उसे डिफ़ाइन कर रही होती है, सोसाइटल सेटअप उसे डिफ़ाइन करता है कि कोई आइडियोलॉजी क्या है और वो किस तरीके से लोगों को अफेक्ट करेगी। तो जो कल्चर है उसके बेस पर आइडियोलॉजीज़ बनती हैं। कुछ फेमस आइडियोलॉजीज़ देखते हैं जैसे कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी है, सरमायादाराना निज़ाम की बात है। कम्युनिज़म भी ऐसी एक आइडियोलॉजी है कि जिसके अंदर प्राइवेट ऑनरशिप की बात की जाती है। मार्क्सिज्म जिसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ह्यूमनिज़म आ गई, इन्वायरमेंटलिज्म आ गई, एस्ट्रोलॉजी आ रही। तो ये बुनियादी तौर पर क्या है, बॉडी ऑफ थॉट्स यानी आइडियाज़ हैं कुछ। अब कुछ आइडियोलॉजीज़ जो होती हैं वो प्रोडक्टिव भी होती हैं और कुछ आइडियोलॉजीज़ होती हैं वो प्रोडक्टिव नहीं होती। अब प्रोडक्टिव आइडियोलॉजी क्या है, प्रोडक्टिव आइडियोलॉजी ये है कि जैसे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान थी, इस आइडियोलॉजी के बेस पर एक जो अलग मुल्क है वो दुनिया के मैप के ऊपर आपके सामने अपीयर हुआ। अब कुछ आइडियोलॉजीज़ प्रोडक्टिव नहीं होती। जैसे प्रोडक्टिव आइडियोलॉजी, जब आप पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो आइडियोलॉजीज़ होती हैं वो मेजॉरिटी जो कॉलोनाइजर्स हैं वो कॉलोनीज़ के ख़िलाफ़ परपेचुएट करवाते हैं। जैसे आप देखें जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है बाय जोसेफ कॉनरेड, उसके अंदर जोसेफ कॉनरेड जो राइटर है उन्होंने कुछ आइडियोलॉजीज़ परपेचुएट की जो लोकल पॉपुलेशंस थी जो कि कॉलोनीज़ थी उनके बारे में। यानी उनका कोई सोशल सेटअप नहीं है, उनका कोई रिलीजन नहीं है, उनका कोई कल्चर नहीं है। अब उस आइडियोलॉजी का आगे से फिर जवाब भी दिया था चिनुआ अचेबे ने। तो
जो आइडियोलॉजी का रफ़ यूज़ है यानी अनडिज़ायर यूज़ है वो इस तरीके से होता है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर कि इसके इस्तेमाल से चीज़ों को मिलान किया जाता है, जो इन्फीरियर जिन्हें समझा जाता है उनकी किरदार कशी की जाती है, उन्हें कम से कम तर पेश करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे सेक्सिस्ट आइडियोलॉजी है, ये अनडिज़ायर्ड आइडियोलॉजी है, इसके अंदर मेल डोमिनेंस यानी पैट्रियार्कल सेटअप की बात की जाती है, इसके अंदर जो विमेन के इक्वल राइट्स हैं उन्हें इग्नोर किया जाता है। अब मार्क्सिज्म की ये सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। मार्क्सिज्म उन आइडियोलॉजीज़ को रेजिस्ट करती है कि जिसके अंदर लोअर जो क्लासेस हैं उनकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की जाती है। यानी मार्क्सिस्ट अप्रोच के मानने वाले ये कहते हैं कि जो प्रिविलेजेस अपर क्लास के पास हैं वही प्रिविलेजेस लोअर क्लास के पास भी होने चाहिए। अब मार्क्सिज्म के अंदर क्लास हेट्रेड का फिनोमेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के ज़रिए लिटरेचर को एनालाइज करेंगे तो और भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन क्लास हेट्रेड को आपने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा गौर से समझना है। अब जो मिडिल क्लास है वो रिजेंटमेंट शो करती है पुअर्स को, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनकी जो टैक्स मनी है वो ज़्यादा तौर पर उन्हीं के ऊपर यूटिलाइज हो रही होती है। लेकिन मिडिल क्लास दो जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उन्हें भी इग्नोर करती है। पहला जो मेजर फैक्टर है कि जो अपर और वेल्दी क्लास है ये डिसाइड कर रही होती है कि किस क्लास ने टैक्सेस को पे करना है। अब जो पुअर होते हैं उनके पास जो टैक्सेस की अमाउंट है उसका बहुत ही कम हिस्सा उनके ऊपर सर्व हो रहा होता है। रिमेनिंग जो होता है वो जो अपर क्लास है यानी एरिस्टोक्रेटिक क्लास है उसकी जेब में जा रहा होता है किकबैक्स की सूरत में। तो जो मिडिल क्लास रिजेंटमेंट शो करती है लोअर क्लास से वो गलत है। वो रिजेंटमेंट उसे शो करनी चाहिए अपर एरिस्टोक्रेटिक क्लास से, जो कि उन दोनों क्लासेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और एक्सप्लॉइट करने के लिए वो मज़ीद स्टेप्स भी ले रही हैं। अब जो मिडिल क्लास है उसे जो ब्लाइंड किया जाता है, उसे जो ट्रंकुलाइज किया जाता है वो अमेरिकन ड्रीम से किया जाता है। अमेरिकन ड्रीम एक आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट है जो कि बात करता है इनिशिएटिव की और हार्ड वर्क की। यानी वो ये कहता है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर आप कामयाब हो सकते हैं, आपने करना क्या है कि इनिशिएटिव लेना है, हार्ड वर्क करना है। यानी हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस की आइडियोलॉजी को परपेचुएट करवाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की आइडियोलॉजी को परपेचुएट करवाता है। हत्ता कि सोसाइटी के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करती सोच। अब जो अपर क्लास होती है वो मिडिल क्लास को इसी तरीके से बावर कराने की कोशिश करती है कि आपके अंदर जितनी विल है, आपके अंदर जितनी इनिशिएटिव की पावर है या हार्ड वर्क है, उससे आप अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से जो लोअर क्लासेस है, स्पेसिफिकली जो मिडिल क्लास है, उसकी जो लॉयल्टीज़ हैं उन्हें हासिल किया जा सकता है और उन्हें हासिल किया जाता है। अब जो मार्क्सिस्ट एनालिसिस है वो रद्द करता है इस फिलॉसफी को। वो कहता है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी है ये वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। इस दुनिया के अंदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है और हर वॉक ऑफ लाइफ में जो अपर क्लास है उसे हमेशा से अहमियत दी जाती है, लोअर क्लासेस को कोई नहीं पूछता। अब जो अमेरिकन ड्रीम है वो एक आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या इम्प्लीकेशन नहीं होती। अब जो ऐसे कंसेप्ट होते हैं कि जो एप्लीकेबल नहीं होते तो उन कंसेप्ट को फॉल्स कॉन्शियसनेस या फॉल्स आइडिया कहा जाता है। तो अमेरिकन ड्रीम बतौर कंसेप्ट क्या है, फॉल्स कॉन्शियसनेस या फॉल्स आइडिया, क्योंकि इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अब ये जो फॉल्स कॉन्शियस है, ये फॉल्स कंसेप्ट है, इसका मकसद क्या होता है कि जो पावर के अंदर होते हैं उनके जो बेसिक मोटिव्स या इंटरेस्ट हैं उन्हें प्रमोट किया जा सके। जैसा कि आप इस चीज़ को फिनोमेना को इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है समटाइम्स वो कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज़ परपेचुएट करवा रही होती है कि जिसका जो डायरेक्टली फ़ायदा जो है वो उसी गवर्नमेंट को पहुंच रहा होता है। तो वो ऐसे आइडियाज़ के जिसका मकसद जो पावरफुल लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाना होता है, तो उसे फॉल्स कॉन्शियसनेस कहा जाता है। अब होता कुछ इस तरीके से है कि जो अरिस्टोक्रेटिक या मिलिट्री रिजीम्स वगैरह होते हैं वो इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं या
इस रूल को इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने करना क्या होता है कि अपने रूल को एक्सटेंड करना होता है, लोअर क्लासेस को एक्सप्लॉइट करना होता है। तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी को परपेचुएट करवाते हैं कि ताकि जो उनका रीजन है वो लीगल हो सके। तो यहाँ पर मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। तो जो नेक्स्ट कुछ एस्पेक्ट्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो जो अगली वीडियो होगी मार्क्सिज्म पे, उसमें मार्क्सिज्म के रिमेनिंग आइडियाज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक लाजमी किया करें। मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें कि वीडियोज़ जो हैं वो कैसी बन रही हैं और किस तरीके से मैं वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ। थैंक यू।